बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज और स्प्रिंग की जो हम लोगों ने कुछ टेबल्स देखे थे। तो आज हम इसकी जो है ना जो टर्म यूज इन कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर टर्म यूज होती है उसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं डिजाइनिंग के लिए इसकी स्प्रिंग्स की। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ जो है वो व्हेन द कंप्रेशन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड अंटिल द कॉइल्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन द स्प्रिंग इज सेड टू बी सॉलिड। जब हम जो है ना एक ये हमारे पास फ्री स्प्रिंग है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये जो है ना एक इनिशियल एक स्टेज पे आता है और उसके बाद जो है ना एक हमारे पास एक मैक्सिमम वर्किंग लोड पे एक इसकी वो आता है, इसकी इक्वेशन आती है। एक इसकी जो है ना बिल्कुल एक ऐसी पॉइंट आता है जब ये एक दूसरे में इसके जो ये जो इसके ये जो आपके वायर्स नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल एक आपस में मिल जाती हैं। तो इस ये जो लेंथ बनती है ये हमारे पास होती है सॉलिड लेंथ, जिसको हम एल एस से जो है ना वो डिनोट करते हैं। और जो इक्वल होती है एन इंटू डी डायमीटर ऑफ वायर एन जो है ना नंबर ऑफ कॉइल्स। जितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डायमीटर ऑफ वायर वो इसकी इतनी डायमीटर है तो इसकी ये सॉलिड लेंथ बन जाएगी। ये इसकी जो है ना एक सॉलिड लेंथ है। ठीक है। जो जिसको मैंने बताया सॉलिड लेंथ इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड द डायमीटर ऑफ द वायर। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टर्म है वो है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ उसको कहते हैं जब हम जो है ना इसमें कोई भी हमारे पास इसमें जब कोई भी जो है ना वो लोड नहीं लग रहा होता। तो जैसे एक इसमें एग्जांपल नजर आ रहा है, ये आपके पास कंप्रेस स्प्रिंग है। जब इसको हम फ्री करते हैं, कोई भी जो है ना कोई लोड नहीं लग रहा तो उसकी जो है ना ये इसकी जो ये आपको नजर आ रही है जैसे इस केस में इसमें ये आपके पास फ्री लेंथ है इसकी। ठीक है। The free length of a compression spring as shown in figure is the length of the spring is the free or unloaded condition. Unloaded condition में जो आपके पास length होती है वो उसको हम free length कहते हैं। It is equal to solid length plus the maximum deflection or compression of the spring and the clearance between the adjacent coil when fully compressed. Mathematically free length of the spring LF से हम इसको denote करते हैं जो कि equal होती है जैसे यहाँ लिखा solid length plus maximum compression और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी और प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल और क्लैश अलाउंस भी हम इसको कहते हैं जो कि इसको हम मैथमेटिकली लिखे तो एन इंटू डी जो आपके पास सॉलिड लेंथ है प्लस ये डिफ्लेक्शन जो आपके पास एक डिफ्लेक्शन है ये मैक्सिमम जो है इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। और ये हम एक फैक्टर लेते हैं इसको 0.15 इंटू दिस टाइम हम क्लियरेंस कहते हैं बिटवीन एडजेसेंट कॉइल। यूं भी लिखते हैं और कुछ इसमें इसको यूं भी लिखते हैं तो फॉर्मेशन में भी आल्सो यू व्हेन द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग n-1 into 1 mm। तो ये इसमें भी लिखा जाता है। आपके पास बाकी चीज़ें इसमें सेम है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस सॉलिड लेंथ प्लस दिस फैक्टर। तो ये बेसिकली आपके पास जो ये फैक्टर है ये इसमें थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी गैप रह जाती है तो वो बेसिकली इसको ऐड करते हैं। इसमें क्लियरेंस जो होती है एडिशन कॉइल कॉइल के अंदर जो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो रह जाती है और इसमें क्लैश अलाउंस भी हम कहते हैं। तो ये आपके पास फ्री लेंथ है। ये एक सॉलिड लेंथ हो गई और फ्री लेंथ हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं आपके पास स्प्रिंग इंडेक्स। ठीक है। स्प्रिंग इंडेक्स जो है ना वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट इसकी डिजाइनिंग में काफ़ी जो है ना वो स्प्रिंग जो है ना वो स्प्रिंग इंडेक्स काफ़ी अहम चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये स्प्रिंग इंडेक्स जो है ना वो रेशियो है बेसिकली मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल टू द डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है। मीन डायमीटर इसका जो मीन डायमीटर है और डिवाइड बाय वायर डायमीटर ये बेसिकली स्प्रिंग इंडेक्स है। इसको जो है ना हम जो है ना वो यूज़ करते हैं कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ठीक है। डायमीटर ऑफ द वायर और मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल। ये मीन डायमीटर ऑफ कॉइल आ गया और ये डायमीटर ऑफ वायर आ गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट जो है ना वो आपके पास को हम स्टिफनेस भी कहते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं जो कि डिफाइन इसको हम करते हैं लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। मतलब जितना आपको लोड चाहिए आपको लोड लगाना है पर यूनिट डिफ्लेक्शन आपकी जो डिफ्लेक्शन होती है स्प्रिंग के अंदर तो वो आपका स्प्रिंग रेट होता है। जैसे इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं डब्ल्यू डिवाइड बाय
डेल्टा कह लें, इसको जो है ना हम सिग्मा कह लें। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग आ गया और डब्ल्यू आपके पास लोड आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग आ गया, और इसमें जो है ना हम लोगों ने सॉरी स्प्रिंग रेट इसको हमने निकाला डब्ल्यू ओवर डेल्टा से, इसको हमने जो है ना वो डेल्टा हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है पिच। पिच जो है ना जैसे हम लोग गियर्स के अंदर करते आए हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है पहले भी। पिच जो है ना हमारे पास दो एडजेसेंट जो जैसे उसमें नंबर ऑफ टीथ है, इसमें नंबर ऑफ इसमें एडजेसेंट कॉइल को जो है ना मतलब यहाँ पे अगर कोई हम एक वो ले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, तो एडजेसेंट जो उसका अगली नंबर अगली जो कॉइल है ना उसके जो आपके पास डिस्टेंस है वो हमारे पास एक पिच होती है, ठीक है। तो पिच ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल इन अनकंप्रेस्ड स्टेट। होती है अनकंप्रेस्ड स्टेट पे, मतलब कंप्रेस्ड स्टेट में नहीं लेते, अनकंप्रेस्ड स्टेट में लेते हैं कि आपके पास ये पिच है। तो ये बेसिकली होती है फ्री लेंथ डिवाइड बाय एन एन माइनस वन, ठीक है। एन वन आज आपके पास है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है। ये फ्री लेंथ जो इसकी फ्री लेंथ है, और फ्री लेंथ द पिच ऑफ द कॉइल में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। ये एक रिलेशन ये भी है इसमें, एल एफ माइनस एल एस, मतलब जो आगे फ्री लेंथ माइनस सॉलिड लेंथ डिवाइड बाय एन प्लस डी से भी जो है ना हम इसकी जो है ना वो पिच निकाल सकते हैं। तो अब इसमें जो है ना दो चीजें होती हैं इन चूजिंग द पिच ऑफ द कॉइल, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। इक्वल पिच होते हैं एक हमारे पास हैविंग, इसके अंदर जो है ना जैसे इस केस में नजर आ रहा है इसमें आपके पास इक्वल पिचेस है। और हमारे पास दूसरा केस होता है प्रोग्रेसिव अनइक्वल पिचेस, जिसमें जो है ना आपके पास स्प्रिंग शुड नॉट हैव सेम पिच व्हेन द सर्विस लोड इज अप्लाइड। तो इसमें जो है ना हमारे पास पिच सेम नहीं होती, इसमें जैसे आपको नजर आ रहा है इसमें आपके पास पिच ये सबसे ज्यादा पिच इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर, मतलब ये आपके पास P1 इज ग्रेटर देन P2 और इसी तरह P ग्रेटर देन P3। तो इसमें जो है ना आपके पास ये प्रोग्रेसिव अनइक्वल पिच आ गई, और इसके बाद जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस फैक्टर है जो कि यूज होता है उस वो हमारे पास कि एस से उसको हम डिनोट करते हैं, और जो कि 1 प्लस 1/2 से जो है ना इसकी हमारे पास फॉर्मूला है। और इस तरह अगर वॉल स्ट्रेस फैक्टर, वो फैक्टर करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं, इसमें जब हम जो है ना कर्वेचर ऑफ द वायर को भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और उसके अंदर जो है ना आपके पास जो कर्वेचर को भी जब इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन है तो आप लोगों ने अगर वो कहें इंक्लूड द कर्वेचर ऑफ द वायर तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर वो नहीं कहते तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है, आपने देखने से कंडीशन अगर उसमें कर्वेचर इंक्लूड हो रहा है वायर स्प्रिंग में तो आप इसको फॉर्मूला को यूज़ करें, ठीक है। और अगर नहीं लिखा कुछ भी तो उसमें जो है ना फिर आपको दोनों तरीके से जो है ना उसकी वैल्यू इसको यूज करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसमें देख लेते हैं एंड कनेक्शन फॉर द कंप्रेशनल हेलिकल स्प्रिंग। इसमें चार टाइप ऑफ जो है ना एंड जो है ना कनेक्शन होते हैं स्प्रिंग्स के। बेसिकली एक आपके पास होता है प्लेन एंड्स। प्लेन एंड्स बिल्कुल एक सिंपल जैसे एंड होता है, इसको यहाँ हाफ जो है ना इसको मतलब इसको एक कॉइल ये और एक आधी कॉइल ये, इसको पूरी एक कॉइल कंसिडर किया जाता है। तो ये आपके पास एक इसमें जैसे कॉइल है 1 2 3 4 कॉइल है, ये हाफ इसके अंदर इमर्ज हो जाएगी। इस तरह ये 3 ये कॉइल है, एक ही है, आपके पास नंबर ऑफ कॉइल्स में 4 आ जाएंगे। फिर आपके पास हो जाती है इसमें आ जाती है ग्राउंड एड्स। ग्राउंड एड्स में जो है ना भी जो है ना उसी तरह जो सेम आपके पास जैसे इसके अंदर है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसको जो है ना एंड्स को थोड़ा सा शार्प बनाया जाता है, और इसमें जो है ना इसको मतलब जैसे अगर इसको जो है देखा है ये इस तरफ डायमेंशन एंगल पे है, लेकिन इधर जो है ना ग्राउंड में जो है ना एंड्स में आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो है ना इसको जो है ना एंगल इसको कम से कम दिया हुआ है और इसको स्ट्रेट रखने की कोशिश की गई है, जैसे इस केस में, ठीक है। और थर्ड आपके पास है स्क्वायर एंड। स्क्वायर एंड में ये होता है कि आपके पास जो एंड्स हैं वो स्क्वायर किए जाते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट में। इसमें जो है ना आपको देखें अगर इसमें तो इसके अंदर आपको मतलब नीडल सी नजर आएगी एंड पे, और इसमें जो है ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखे जाते हैं। और लास्ट जो हमारे पास स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स में जो है ना वो क्या किया जाता है, इसमें जो है ना एक कॉइल को बकायदा इसको जो इनएक्टिव है कॉइल है वो इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट एक बेंड दिया जाता है। तो ये बेसिकली चार टाइप ऑफ जो है ना एंड होते हैं कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग के।
end of the connection for the helical spring are suitably formed in order to apply the load various form of end connection. तो ये आगे various connection आ गए forms आ गए जो मैंने बताया. It may be noted that the part of the coil which is in contact with the sheet does not contribute to spring action and has term as inactive coil. उसमें वो कॉइल जो बिल्कुल किसी इसमें नहीं ले रही, मतलब किसी में कोई पार्ट प्ले नहीं कर रही, तो उसको हम इनएक्टिव कॉइल्स कहते हैं. जैसे कि आपके पास ये इनएक्टिव कॉइल है. बाकी जो कॉइल्स हैं आपकी ये एक्टिव कॉइल्स हैं, जो आपके जो है ना स्प्रिंग में जब इसमें आती है लोड पड़ता है तो उसमें ये कंप्रेशन जो होती है वो होती है, इसके अंदर कंप्रेशन होती है. ये आपके पास जो है ना चारों के जो है ना नंबर ऑफ जो है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेने के लिए और सॉलिड लेंथ लेने के लिए और उसमें फ्री लेंथ इसको लेने के लिए इसके ये फार्मूलाज हैं. ये जो है ना इसमें उसके बाद स्ट्रेसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास एक इसकी जो डिज़ाइन में देखें अगर हम, तो ये हमारे पास एक लोड लग रहा है. ठीक है, ये आपके पास वायर डायमीटर है, ये आपके पास इसका मीन डायमीटर. ठीक है, तो इसमें आपके पास जैसे लिखा हुआ डी जो है मीन डायमीटर है, स्मॉल डी आपके पास डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर आ गया, और एन नंबर ऑफ कॉइल्स एक्टिव कॉइल्स आ गई. एक्टिव कॉइल जो आपके पास जो इसमें है, और जी आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया फॉर स्प्रिंग मटेरियल. डब्ल्यू आपके पास एक्चुअल लोड आ गया, और टॉर्क जो है इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया इंड्यूस इन द वायर, और सी आपके पास स्प्रिंग इंडेक्स आ गया जो कि कैपिटल डी और स्मॉल डी से हम इसको निकालते हैं. पी जो है इसके अंदर पिच आ गई, कोई भी आप एक क्रॉस पॉइंट ले लें, यहाँ से पॉइंट ले लें यहाँ तक, तो यहाँ पर पिच आ गई. इसी तरह डेल्टा आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शियल लोड. इसमें जब लोड लगेगा उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी जो अपनी एक पॉइंट से कंप्रेशन होने के बाद उसी पॉइंट में आ जाएगा, तो आपके पास डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग है. ठीक है, नाउ कंसीडर द पार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्प्रिंग एज शोन. ठीक है, ये किसको जो है ना आपके पास कंप्रेशन स्प्रिंग की हम ले लेते हैं, बात करते हैं. तो द लोड डब्ल्यू टेंड टू रोटेट द वायर ड्यू टू द ट्विस्टिंग. जो उसके अंदर क्या है कि जब हम इसको लोड लगाएंगे तो इसके अंदर एक ट्विस्टिंग जो है ना वो जैसे ही बात है, जब इसको करेंगे तो ये ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा. तो इसमें जो है ना सेट जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो है ना इसके अंदर स्टार्ट होने की कोशिश करेगा, तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस रिड्यूस इन द वायर. तो उसमें टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस जो है ना रिड्यूस होना शुरू होंगी. तो इलेक्ट्रिकल जो शो दैट द पार्ट ऑफ द स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस डब्ल्यू एंड स्प्रिंग मोमेंट टी. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर इज गिवन. ये आपके पास एक फार्मूला है जिसमें जो ड्राइव फार्मूला है डिजाइन डेटा बुक में ये आपको मिल जाएगा. तो इसमें जो है ना ये आपके पास फार्मूला जो कि यूज होगा आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए. और इसको जो है ना हम ऑलरेडी हम लोग एक कांस्टेंट के एस जो है ना इन ऑर्डर टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ द बोथ डायरेक्टर शेयर एज वेल एज कर्वेचर. अगर हम बात करते हैं कर्वेचर इफेक्ट का भी जो है ना इसमें ऐड करने के लिए, तो उसमें के को भी जो है ना एडड्यूस करना पड़ेगा इसकी जगह. ठीक है, वॉल स्ट्रेस फैक्टर जिसको हम कहते हैं. अच्छा, अगर हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर की बात करें हम, तो उसमें ये हम लोगों ने एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए जो है ना वो एक वायर के अंदर जो सर्कुलर वायर होती है उसमें हमने ये फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा है. ये आपके पास एक जो है इसके अंदर फार्मूला है जिसको हम जो है ना यूज करके इसकी जो डिफ्लेक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ जो इसकी स्प्रिंग की जो आपके पास वो है. एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग जो आपके पास डेल्टा है वो आपके पास थीटा मल्टीप्लाई बाय टी बाय टू, और थीटा जो है वो आपके पास टी एल. यहाँ से हम जो है ना अगर हम इस टर्म को लेके और इस टर्म को साथ जो है ना इसको सिर्फ हम थीटा निकालने के जो है ना तो हमारे पास टी एल ओवर जे इंटू जी. ठीक है, अब यहाँ जो टॉर्क है वो हमारे पास है डब्ल्यू इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू, और जो लेंथ है वो हमारे पास है पाई डी एन, और जे जो आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास पाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक फार्मूला जनरेट होता है 16 डब्ल्यू डी स्क्वायर टू एन जी इंटू टी की पावर 4. तो ये आपके पास ये जो आपका वैल्यू निकली है थीटा की, तो इसको हम पुट करते हैं इस इधर
डिफ्लेक्शन को हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने पुट किया तो आपके पास दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू आ गई, और इसी को मजीद सिंप्लीफाई करें हम, मतलब ये आगे बाद डी क्यूब आ जाएगा, वैसे ये सिंप्लीफाई होके ये 16 है, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, ये 2 इससे जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास ये जो टर्म है, चूंकि ये डी ओवर डी जो है आपके पास सी होता है, तो सी क्यूब जो है ना हम एक ले सकते हैं, और एक डी जो है ना स्क्वायर यहाँ पे हम इसमें जो है ना हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म इस तरह हो जाती है, 8wc की पावर क्यूब इंटू एन डिवाइड बाय जी इंटू टी। अगर हम वो बात करते हैं स्प्रिंग रेट की, जो कि डब्ल्यू ओवर डेल्टा होता है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें हम, ये जो डब्ल्यू है और ये आपके पास डेल्टा है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टर्म जो है ना वो ये आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह ये सी की फॉर्म में, स्प्रिंग इंडेक्स की फॉर्म में अगर हम लिख ले जाए तो ये अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक सिंपल सा बिल्कुल न्यूमेरिकल है, कंप्रेशनल स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग मेड अप ऑफ एलॉय स्टील फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक उसका जो है ना कॉइल मीन कैपिटल डी गिवन है और वायर डायमीटर स्मॉल डी गिवन है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल जो है उसमें 20 है, तो एन आपके पास 20 गिवन है। और इफ द स्प्रिंग इज सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड, इसमें एक्सियल लोड 500 न्यूटन है, दो क्या कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नेग्लेक्ट द कर्वेचर इफेक्ट। अब एक ये जो कर्वेचर इफेक्ट है ये हमने निगलेक्ट करके जो है ना उसका जो है ना वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसमें जो है ना आपके पास सी निकाल स्प्रिंग इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि हमने शेयर स्ट्रेस फैक्टर में सी को यूज करना है। इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो आपके पास के एस की वैल्यू ये आपको 1.05 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। और हमने इसको सिंपली यूज करते हैं निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ वायर कर्वेचर को इफेक्ट करके जो है ना वायर कर्वेचर को इफेक्ट को निगलेक्ट करके ये सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो हमारे पास मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आपके पास 534.7 मेगा पास्कल आ गया, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल। चलो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें क्या है, हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम द वायर 6 mm डायमीटर से जो है ना ये एक आपके पास हेलिकल स्प्रिंग बनाया गया, आउटसाइड डायमीटर उसका जो है ना वो 75 है, और इफ द परमिसिबल shear stress is 350 मेगा पास्कल, उसके बाद जो 350 मेगा पास्कल जो है ना इसका जो है ना वो shear stress है। और हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 84 गिवन है, फाइंड द एक्सियल लोड व्हिच द स्प्रिंग कैन कैरी एंड डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। हमने जो है एक्सियल लोड निकालना है और स्प्रिंग और डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न मतलब डेल्टा ओवर एन जो है ना हमने निकालना है, इसका एक जो फैक्टर बनता है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल एक चीज गिवन ये है कि इसने जो है ना आउटसाइड डायमीटर दे दिया है, मीन डायमीटर नहीं दिया। तो इसमें जो है ना आपके पास ये थोड़ी सी इसमें जो है ना एक वो है, इसमें जो अगर हम देखें तो आपके पास जो मीन डायमीटर है, ये हमें मीन डायमीटर चाहिए होता है कैपिटल डी और स्मॉल डी को सी को फाइंड करने के लिए। तो अब वो हमारे पास कैसे निकलेगा, तो ये हमारे पास निकलेगा 75 उसने आउटसाइड डायमीटर दे दिया और -6 ये आपके पास है जो यहाँ अगर मैं पिक्चर देखता हूँ यहाँ पे अगर आप देखें पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखें इसने आउटसाइड डायमीटर दे दिया है हमारे पास, जो कि बाहर टोटल है 675, और हमने जो है ना वो इस तरफ भी अब टोटल ये हमारे पास है 6। अगर हम 3 यहाँ से भी निकाल दें, 3 यहाँ से निकाल दें तो 675 माइनस 6 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 69। तो 69 हमारे पास मीन डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और मीन डायमीटर हमारे पास जब आ जाएगा तो हम लोग जो है ना इसको इससे जो है ना 69 से जो है कैपिटल डी को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 11.9 ये आपके पास आ गया। अब हमने एक्सियल लोड फाइंड करना है, तो एक्सियल लोड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि इसमें कर्वेचर इफेक्ट को निगलेक्ट करना है कि नहीं करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहले निगलेक्ट कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को, उसके लिए फाइंड कर लेते हैं जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस फैक्टर है वो हमारे पास आ गया 1.043, और हम इसको यूज करते हुए जब शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर के फॉर्मूले उसमें डालेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू एक्सियल लोड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 412.7 न्यूटन। और हम निकालेंगे ये फैक्टर हमने निकालना है डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, ठीक है, डेल्टा ओवर एन हमने निकालना है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाकी जो हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास 9.96 आ जाएगा,
ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं इसमें, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। इसमें कर्वेचर का इफेक्ट डाल देते हैं हम। और कर्वेचर के इफेक्ट डालने पे जो है ना, ये भी सिंपल इसी तरह ये हमारे पास कि इसका जो वॉल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर है, वो हमारे पास आ जाएगा 1.123। और इसमें जब हम जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे, और इसमें हमने शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास 350 की, मैंने डब्ल्यू हमने निकालना है, एक्सियल लोड निकालना है, तो हमारे पास वो एक्सियल लोड आ जाएगा 383.4 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जो है ना डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग को जो है ना वो डेल्टा ओवर एन, वो हमारे पास इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 8 इंटू डब्ल्यू हमारे पास आ गया 383, और डी जो है हमने निकाल लिया 69, जी हमारे पास गिवन है 84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और जो कैपिटल स्मॉल डी है वो हमारे पास 6 गिवन है। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 9.26 को सिंप्लीफाई करने के बाद 9.26 mm हमारे पास डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो। एक और देख लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है, हम इसको बहुत ही देख लेते हैं। Mechanism used in printing machinery consists of a tension spring assembled with a preload of 30 Newton. The bar diameter of spring is 2 mm with a spring index of 6। spring index is 6 दे दिया, मतलब जो C है इसमें हमें 6 दे दिया। और spring has 18 active coil, number of coil जो हमारे पास वो 18 है। और the spring wire is hard drawn and all tempered having following material properties, design shear stress आपके पास 680 मेगा पास्कल आ गया, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ना इसमें हमारे पास 80 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गया। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है, टॉ की वैल्यू फाइंड करनी है, स्प्रिंग रेट की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द फोर्स टू कॉज द बॉडी ऑफ द स्प्रिंग टू इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब टेक्निकली इसमें जो है ना देखा जाए तो कर्वेचर इफेक्ट का और इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्प्रिंग वाइज हार्ड ड्रॉन एंड ऑयल टेम्पर्ड, तो इसमें जो है ना हमारे पास कर्वेचर इफेक्ट आ जाता है, तो हम इसको इस वजह से जो है ना इसमें हम वॉल स्ट्रेस फैक्टर को यूज करेंगे। तो इस वॉल स्ट्रेस फैक्टर में जब हम यूज करेंगे तो इसमें हम जो है ना के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, स्प्रिंग इंडेक्स हमें गिवन है, और इसमें 1.2525 जो है हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स आ जाएगा। और शेयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इन द वायर हमारे पास सिंपल इस फॉर्मूले से आ जाएगा, तो वो हमारे पास 143.5 मेगा पास्कल। फिर हमने निकालना है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट जो है ना हमारे पास होता है जो हमने पीछे फॉर्मूले में दे, अगर हमने ये जो हमने फॉर्मूले में ड्राइव किया था, ये हमारे पास फॉर्मूला है जी डी ओवर 8c³ इंटू एन। तो ये हम जी डी इंटू 8c³ और एन, जी हमारे पास इसमें जो है 80 मल्टीप्लाई टाइम्स बाद सी की बना है, स्मॉल डी 2 की बना है, सी की पावर जो है ना सी हमारे पास 6 की बना है, और एन नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल हमारे पास 18 की बना है। तो इसमें हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.144 न्यूटन पर एम हमारे पास जो है ना वो उसके अंदर स्प्रिंग रेट आ जाएगा। और फिर हमारे पास फोर्स टू कॉज द बॉडी ऑफ द स्प्रिंग टू इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, तो हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं उसी फैक्टर को यूज करते हुए, उसी फॉर्मूले को यूज करते, जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे हम जो है ना डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर हमारे पास जो के का वैल्यू है वो 1.2525 जो हमने पीछे निकाली है, और 8w इंटू 6 और डिवाइड बाय 2 हमारे पास पाई इंटू 2 स्केयर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। w की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 680 डिवाइड बाय 4.78 इक्वल टू 142.25 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई, कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसमें कोई भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, कॉल है, मैसेज है, या ईमेल करना चाहें, जिस तरह आप लोग आपके लिए आसानी हो, इस तरह आप मुझे जो है कोई भी इसके अंदर कुछ भी हो, या यूट्यूब मेरा चैनल है उसमें जो है ना आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी जो भी आप इजीली अवेलेबल आप समझ सकते हैं, जो आपके लिए इजीली आप। इसके एंड में मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो कि एक जनरल नॉलेज के लिए आपकी जो है ना, कि जर्मनी हैज़ much has had so much renewable energy on May 8, 2016 that it had to pay citizen to use the electricity।
मतलब इतनी ज़्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई थी कि उसमें उनको पे करना पड़ा कि आप इसको हमारे कि आप हमारे इस जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें। इट वाज सो विंडी एंड सनी दैट द टर्बाइन्स एंड सोलर पावर सोर्सेज वर सुपरचार्ज्ड, आउटपुट exceeded डिमांड एंड प्राइस वेंट नेगेटिव। So customers were actually paid to consume energy। तो ये हम एनर्जी एक जो कि पूरी दुनिया में क्राइसिस है, तो ये एक डेवलप कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें सिचुएशन है कि वहाँ पे करना पड़ा है कि भाई आप यूज़ करें एनर्जी को कंज्यूम करें, क्योंकि एक्सेस एनर्जी उन्होंने बना ली थी। तो ये जो है ना वो है क्या, काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह इंटरेस्टिंग होती हैं जो कि शेयर की जाती हैं आपको बेसिकली जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो अगेन अगर कोई भी जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें कोई चीज़ आपने पूछनी है या कोई भी जो है ना सवाल हो, मैंने आपको बता दिया किस तरह जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।